हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आप लोग सभी को धन्यवाद कि आप हमारी लेक्चर पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आप शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, अपने आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और इससे ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभान्वित हों, उनको बेनिफिट मिले। तो ये इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज में आज का ये चौथा दिन है जिसमें हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करने वाले हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये जो शंकर आईएएस की जो किताब है जिसका चैप्टर नंबर 5 से ये मेल खाता है। हालांकि इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने डिफरेंट रिसर्च पेपर, साथ साथ शंकर आईएएस बुक्स के इनपुट्स, द हिंदू और एनआईओएस की किताब, साथ ही जो 11th क्लास की केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसके भी इनपुट्स इसमें शामिल हैं। आज इस लेक्चर के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि ये प्रीलिम्स 2020 जो कि पिछले साल ही था, आप इस पोजीशन में होंगे कि इन क्वेश्चन को भली भांति कर पाएंगे। देखिए प्रीलिम्स 2020 में स्टील स्लैग से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ही जो टॉपिक है उससे मेल खाता है। उसके बाद फिर आप प्रीलिम्स 2020 का ही देखिए, कोल एस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे भी अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो। साथ ही मेंस 2018 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन सारी क्वेश्चंस को हम बाद में भी देखेंगे। पहले इस पर एक आप सरसरी निगाहें दौड़ा लें ताकि आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि हम किस तरह से पढ़ाई करने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा जगह या कौन सी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा क्या है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की बात करें, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेज हमारे जो सराउंडिंग है उसमें, जो कि हमें हार्मफुल इफेक्ट देता हो लिविंग बीइंग पर, कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल हो, यानी कि वो हमारे जो नेचर है उसको हार्मफुल यानी हार्म पहुंचा रहा है, उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और ये जिस पदार्थ के कारण, जिन सबस्टांसेस के कारण ये चेंजेज आ रहे हैं उन्हें हम लोग कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। तो जो सबस्टांस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। और ये जिसके कारण ये अनडिजायरेबल चेंजेज आ रही हैं उसे हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स के बारे में आप ये देखिए कि पॉल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स और फैक्टर्स विच काउजेज एडवर्स इफेक्ट, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट बोल लें, इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनी कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। आपको तो पता ही है कि पहले का लेक्चर अगर आपने ढंग से किया है तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है वो दोनों हैं एबायोटिक एंड बायोटिक। अगर उनके कंपोनेंट में कुछ हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है जिस सब्सटेंस के कारण, उसे हम लोग कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है। ये पॉल्यूटेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हम अलग अलग ढंग से करते हैं। जो पहला जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच इट परसिस्ट, यानी कि किस फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में रहता है, इसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, इस कहने का मतलब है कि ये जिस फॉर्म में इंट्रोड्यूस होते हैं इन्वायरमेंट में, उसी फॉर्म में ये बहुत साल तक यानी बहुत ड्यूरेशन तक ये रहते हैं। परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड। एग्जाम्पल के लिए डीडीटी और प्लास्टिक्स। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। डीडीटी कहने का मतलब क्या हुआ, डाइक्लोराइड फिनाइल ट्राइक्लोराइड इथेन। ठीक है, डीडीटी मतलब कि डाइक्लोराइड फिनाइल ट्राइक्लोराइड इथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। प्लास्टिक्स, ये सब क्या है कि बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक परसिस्ट करती हैं जिस फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में जाती हैं, यानी कि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है कि जो कि इन्वायरमेंट में आने के बाद कहीं कुछ रिएक्शन करके कुछ अलग फॉर्म बना देती हैं। ठीक है, फाउंड बाय द इंटरेक्शन एमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके जो एग्जांपल हुआ वो क्या हुआ कि जो कि पर ऑक्सीटिसल नाइट्रेट है, यानी कि PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे बोलते हैं,
ये क्या होता है, किसके फॉर्मेशन से होता है, जो कि आप लोग स्मॉग देखते होंगे, जो कि हम आगे भी चर्चा करेंगे। वो है क्या, एक्चुअली ये पैन ही है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोकार्बन्स के मिलने के कारण होता है। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में मिलती हैं तो ये पैन बनाती है, यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। एक है कि बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या हुआ कि जिस पर बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और जो फंगाई हैं जनरली ये बायो डिकम्पोजर्स बोले जाते हैं, और जो कि इजीली उस पर एक्ट कर जाए और उसे इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। जैसे कि सीवेज एग्जाम्पल के लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल कि वैसे सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़े नहीं जाते हैं, वो जैसे कि एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, ग्लास, डीडीटी, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये सारे क्या हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। जबकि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो ईजिली उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, वो रिलेटिवली कम हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन आप जानते हैं, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक, रेडियोएक्टिव जो पॉल्यूशन है ना, जो रेडिएशंस होते हैं वो है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है। तो एयर पॉल्यूशन के जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, देखिए जहाँ से यूपीएससी जिस क्षेत्र से ज़्यादा पूछती है मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है और कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एरिया, जितनी भी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, ये पोटेंशियल एरिया है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, इसी क्षेत्र से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग हर एक साल इस टॉपिक से ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इस टॉपिक से। तो आप एयर पोल्यूशन का देखें कि ये मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या है। तो मेजर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ना। ये किससे, इसका जो सोर्स क्या है, तो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द कार्बन बेस्ड फ्यूल, जैसे कि कोल ले लीजिए, उसकी इनकम्प्लीट जो बर्निंग हो रही है, पेट्रोल, डीजल, वुड या सिगरेट्स, इन सब से क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ द कोल, ऑयल एंड द नेचुरल गैसेस, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि इमिशन होता है। थर्ड है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ से रिलीज होता है, तो जो हम लोग आजकल जो AC यूज करते हैं या रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसमें ये CFC एज ए कूलेंट यूज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये इमिशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो रहा है CFC का, और जो कि एक ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट भी है। ओजोन की जो डिप्लीशन हो रही है उसका एक मुख्य कारण CFCs हैं, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज पढ़ेंगे कि इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको एबॉलिश करने के लिए लेकर आया गया वीना कन्वेंशन, लेकर आया गया जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो लेकर आया गया, जो फिर बाद में किगाली एग्रीमेंट बना। तो इन सब के बारे में हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है लेड यानी कि इसको हिंदी में शीशा बोलते हैं, जो कि पेट्रोल, डीजल है ना, लेड बैटरी, पेंट्स, जितने भी आप घर में जो महंगा पेंट्स लगाते हैं वहाँ पे आप देखिए उसके कंटेंट में आप देखिए कि लेड बहुत ज़्यादा होता है। हेयर डाई प्रोडक्ट्स, इस सब में क्या होता है, लेड होता है। यहाँ तक कि जो लिपस्टिक होता है, जो एक कॉस्मेटिक आइटम है, उसमें भी लेड होता है। तो आप अगर लिपस्टिक खरीदने जा रहे हैं तो उसमें ढंग से देख लें कि उसमें लेड कंटेंट कितना है। अगर लेड कंटेंट है तो प्लीज़ उसको मत लें, वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है, आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपस्टिक में लेड होता है कि नहीं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग करके बताया आपको। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 है। ओजोन जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है तो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जो ओजोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, एक इरिटेटिंग इफेक्ट देता है, और ज़्यादा अगर इसकी चपेट में आप आ जाते हैं तो हेडेक, चेस्ट पेन जैसी बीमारियां आपको होने लगती है। इसका जो इमिशन है ये व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, नॉक्स यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है
और बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोल, स्टबल बर्निंग, इन सब से क्या होता है, ओजोन रिलीज होता है। 2019 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था कि स्टबल बर्निंग से कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं। तो वन ऑफ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था लोगों में कि ओजोन उससे रिलीज होता है कि नहीं, ओजोन भी उससे रिलीज होता है। और ये यूपीएससी का जब आंसर आया तो ओजोन को सही माना गया। ठीक है, तो ये जो जितने सारे एग्जाम्पल हैं कि जो सोर्सेस क्या क्या हैं वो आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन में आपके ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जिसको हम लोग पीएम भी बोलते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स भी बोलते हैं। ये वो होते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि PM 2.5, ये 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं, इसलिए PM 2.5 बोले जाते हैं। PM 10 है, ये 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, इसलिए PM 10 बोले जाते हैं। ये हवा में होती हैं और ये हमें नज़र भी नहीं आती, और ये हमारे वेन्स एंड आर्टरीज में जाकर ब्लड के साथ मिक्सअप होकर ये बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्थ को प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा हार्ट जो है वो डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। और आप देख लें कि बड़ी बड़ी शहर में क्या होता है कि इसके कारण आर्टरीज अगर ब्लॉक हो रही हैं तो हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये किससे रिलीज हो रहा था, स्मोक, डस्ट, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट से इतने सारे डस्ट निकलते हैं, वेपर। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो बर्निंग ऑफ कोल है ना। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा कोल हमारे यहाँ यूज होता है। 90% जो हमारे यहाँ थर्मल प्लांट्स हैं उसमें कोल यूज होता है। ये आप डेटा प्लीज इसको रिकॉर्ड कर लें कि 90% जो थर्मल प्लांट्स हैं हमारे यहाँ, उसकी जो फ्यूल है वो किस पर ऑपरेट करती है, वो कोल पर है। और रिमेनिंग जो 10% है उसमें फॉसिल फ्यूल्स, जो वुड है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, और हमारे कंट्री में लगभग 70% जो पावर प्लांट्स हैं दे आर थर्मल पावर प्लांट्स। ये आपको बिल्कुल ही कंठस्थ रहना चाहिए, क्योंकि ये सब डाटा पूछे जाते हैं और आप मेंस में भी इसको डाल सकते हैं। तो इसका जो सोर्स हुआ ये बर्निंग ऑफ कोल है थर्मल पावर प्लांट में, पेपर इंडस्ट्रीज़ और मेटल स्मेल्टिंग में ये रिलीज होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं कि जब ये वाटर के साथ मिलता है तो जाकर वो क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, एक वीक सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो कि एसिड रेन के रूप में फिर हमारे जो धरती पर गिरता है। और आपको पता होगा कि ताजमहल का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है डिटोरिएशन का, उसका पीला पड़ने का, वो एसिड रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स में ही स्मॉग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था अभी डिस्कस करते वक्त कि हम स्मॉग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, स्मॉग जो है वो दो चीज़ों के से मिलकर बनता है। एक है फॉग, विंटर टाइम में फॉग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो आपको स्मॉग देखने को मिलेगा, जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में। तो ये फॉग एंड स्मॉग को मिलाकर क्या बनता है, स्मॉग बनता है। स्मॉग इज़ द मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मॉग। अब स्मॉग जो है वो दो तरीके का होता है, क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। जो क्लासिकल स्मॉग है ये क्या है कि स्मॉग प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से, है ना, ये क्लासिकल स्मॉग बनता है। और ये जो है वो कब, इसका जो कंडीशन है कि ये कब मिलेंगे, स्मॉग प्लस जो फॉग प्लस जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये स्मॉग और ये सब मिलेंगे, कब मिलेंगे, तब ये क्लासिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो कंडीशन है वो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, जिसमें ये बनता है क्लासिकल स्मॉग। और ये जो एजेंट्स हैं ये जितने, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोला जाता है। तो याद रखिए, क्लासिकल स्मॉग को रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग से कहने का मतलब है कि ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसका फॉर्मेशन तब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। इसलिए ये फोटो एंड केमिकल जो आप देख रहे हैं, ये दो को अगर आप ब्रेक करते हैं दो शब्दों को, तो फोटो का मतलब हुआ एज ए लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, यानी कि सनलाइट, एंड द केमिकल यानी कि कुछ केमिकल के मिलने से ये फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है, आप ये ध्यान से देखें कि वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में ही ये फॉर्म होगा। ये किससे मिलकर बन रही हैं, तो आप देखिए जो फोटोवोल्टाइक फोटोवोल्टाइक मैंने बोल दिया, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि जो व्हीकल से, जो ऑटोमोबाइल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज हो रही हैं, वो
अगर नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से अगर मिल रही हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो ये क्या बनाएंगी, ये स्मॉग का ही फॉर्मेशन करेंगे, जो कि एक O3 यानी कि ग्राउंड लेवल ओजोन है। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है, इसका एक पूरा चेन रिएक्शन आपको समझना चाहिए कि ये आखिर ये डायरेक्ट कैसे ये ओजोन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी अगर आप केमिस्ट्री बहुत दिनों से नहीं पढ़े हैं या फिर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो समझ में नहीं आई होगी। मैं यहाँ आपके लिए ढंग से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए कि जो अनबर्न्ड बायो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जो अनबर्न्ड फ्यूल है जैसे कि ऑटोमोबाइल से जो रिलीज हो रही हैं, जो इमिट हो रहा है, अगर वो जाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड से जाकर मिलती हैं, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उससे जाकर मिलते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये चेंज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। देखिए ये चेन रिएक्शन हो रहा है। चेन रिएक्शन का कहने का मतलब एक के बाद एक ये रिएक्शन होते रहता है, अपने आप होते रहता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एनर्जी गेन करेगा, किससे, वही सनलाइट से एनर्जी गेन करेगा। ऑन द गेनिंग ऑफ द एनर्जी, ठीक है, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एक फ्री मॉलिक्यूल ऑफ, यानी कि एक फ्री ऑक्सीजन बना देगा। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है जिसे नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं या एलिमेंटल ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ये फ्री ऑक्सीजन है, ये जाकर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो अवेलेबल है, दिस इज द मॉलिकुलर ऑक्सीजन। जो O2 क्या है, मॉलिकुलर ऑक्सीजन है। तो जब ये नेसेंट ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन ये जाके मॉलिकुलर ऑक्सीजन से जाके मिलेंगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ओजोन का। और ये ओजोन क्या होगा, ये ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ये ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये टॉक्सिक गैस है। अब ये देखिए चेन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। अब O3 जब है तो O3 अब फिर कंबाइन करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड से, NO से, और फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देगा। अब ये देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये फिर से ये घूम करके ये रिएक्शन आ गया। आप ये देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर ये एनर्जी गेन करेगा। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन चलते रह रहा है और बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल जो ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सेकेंड जो चेन रिएक्शन है वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो भी आप ये जो है जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि मीथेन ले लीजिए। ठीक है, अगर मीथेन के साथ ये जो अभी ग्राउंड लेवल जो ओजोन की फॉर्मेशन हुई है, अगर ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद एक और क्या बना रही हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड बना रही हैं। ठीक है, अगर मैंने इसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इस फार्मूला को, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। होप कि ये बैलेंस हो गया हो। ठीक है, 3 3 6, ठीक है, बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये देखिए आप इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, दिस वन इज द फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद एक्रोलिन फॉर्म हो रहा है, ये कंपाउंड एक्रोलिन है। और तीसरा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसको हमने पढ़ा था कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो पैन अभी हमने आपको सोर्सेस में बताए थे, जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है यही आपका स्मॉग है। ठीक है, और इसके अंतर्गत और भी जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं सब मिलाकर ये क्या होता है, स्मॉग की फॉर्मेशन करता है। तो हम देखते हैं कि स्मॉग में कौन कौन सी आपके कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो स्मॉग में आप देख रहे हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग में ये सारे कंटेंट्स हो गए, यानी कि ओजोन भी होगा, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, एक्रोलिन भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है एंड पैन भी है, यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी है। ठीक है, अब ये हमारे हेल्थ पर कैसे ये इम्पैक्ट डालती हैं, तो जो आई इरिटेंट्स की तरह काम करती हैं, कौन, जो ओजोन और जो ये पैन है वो आई इरिटेंट्स की तरह काम करती हैं। आंखों में बहुत जलन होने लगता है। आपने देखा होगा कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जस्ट लाइक दिल्ली, तो जब ये विंटर सीजन आता है तो एक तो वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन काम कर रहा होता है और दूसरा जो स्मॉग और जो फॉग मिलकर स्मॉग की फॉर्मेशन करती हैं, ये दोनों काम कर रहा होता है। ये जो ओजोन की जो ग्राउंड लेवल ओजोन के फॉर्मेशन से आप देखेंगे कि जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके जो आँखों में है वो इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये आई इरिटेंट्स की तरह काम कर रही हैं। दूसरा है कि जो ओजोन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इनके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, जो हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड कफ भी हो सकता है आपको, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारे जो हेल्थ जो इश्यूज़ हैं इनसे पैदा हो रही है।
ठीक है। नेक्स्ट है जो कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उससे और क्या क्या तो डैमेज हो सकता है, तो ये प्लांट लाइफ को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मेटल्स हैं उनको करोड कर सकते हैं, उनमें जंग लग सकती है। फिर स्टोन जो बिल्डिंग्स हैं, मटेरियल, इन सब पे ये निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इन सबको ये हार्म पहुंचाते हैं, है ना। तो ये आप इनके इफ़ेक्ट्स याद रखें प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कि सोर्सेज क्या क्या थे, कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है और इनका इम्पैक्ट क्या क्या है, ये कैसे हम पे एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट इसका है कि इनको मेथड क्या है, क्या अपनाया जाए मेथड कि इनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो ऑटोमोबाइल्स में है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दें, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो फोटोकेमिकल जो स्मॉग है ये फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल के जो इमिशन है और प्लस जो नॉक्स है यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में मिल रही हैं तभी तो जाकर ये फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो इमिशन से अगर ये कर रहा है उसको इमिशन को हम लोग कम कर लें या उसको कन्वर्ट कर दें किसी और फॉर्म में, तो इससे फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए कि आप ऑटोमोबाइल से जो इमिशन हो रहा है उसी कारण ये फॉर्म हो रहा है, तो क्यों ना हम ऑटोमोबाइल में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दें। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कर दें कि वो जो अनबर्न्ड ये जो वोल्टाइक ऑर्गेनिक जो मैटर था वो जो रिलीज हो रहा था, जो इमिट हो रहा था, वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। तो कुछ हम एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं ऑटोमोबाइल में। नेक्स्ट है कि जो कुछ प्लांट्स हैं ऐसे कि जो कि इनकी इफ़ेक्ट को कम करती हैं, इनको कम हार्मफुल बनाती हैं, यानी कि इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। वैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे पाइनस है, जूनिपर्स है ना, क्वेरकस है, पाइरस है, विटिस है, ये सब प्लांट्स के नेम हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको मेटाबोलाइज कर सकती हैं, यानी कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकती हैं और उसको अपनी तरफ से यूटिलाइज कर सकती हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लांट्स को हम क्या करें कि यूटिलाइज करें, इनका प्लांटेशन करें, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो कि अभी दिल्ली में आप लोगों ने हाल में न्यूज़ सुना होगा कि स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं और ये एक पायलट बेसिस पर लगाया जा रहा है। जो स्मॉग टावर है वो क्या करेगा, ये खुले में लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये कितना ज़्यादा इफिशियंट होता है, ठीक है। तो स्मॉग टावर कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ये इसका ऐसे बेस होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टावर्स लगाए होंगे, यहाँ से वो क्या करेगा, ये सकिन करेगा जो एयर है, ठीक है। और इसमें फिल्टर्स लगाए गए हैं जो कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपेलर्स लगा गए हैं कि ये जो फिल्टर्ड जो एयर है फिर ये इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो खुला इन्वायरमेंट में लगाया जाए, खुला स्पेस में लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो एयर्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होंगे। तो देखना ये होगा कि ये कितना ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। वैसे मतलब कि ये इनकी जो हाइट है वो 24 मीटर ये इन टोटल है। जो चाइना में जो लगाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े भी लगाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे भी लगाए गए हैं, और वहाँ भी ये चीज़ चल रहा है। बहुत सारे देश ये स्मॉग टावर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये अभी जो स्टडी आएगी कुछ सालों के बाद कि क्या ये इफेक्ट हुआ इसका या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो बाद की बात हम देखेंगे। और भी क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं, यानी कि इसमें कुल 12 पॉल्यूटेंट्स इन्होंने इंक्लूड किया है। और इन पॉल्यूटेंट्स की मात्रा देखी जाती है कि एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड जो क्वालिटी की जो एयर है, ठीक है, जो एम्बिएंट एयर है, उसमें इनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो आपको इन पॉल्यूटेंट्स, ये 12 पॉल्यूटेंट्स का नाम याद रहना चाहिए कि ये जो NAQS है, ठीक है, NAAQS, तो इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं ये याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि पीटी प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें जो 12 पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें से एक है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। याद रखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सेंट, ठीक है। तो कभी ऑप्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। अमोनिया है, आर्सेनिक है, निकेल है, बेंजीन है एंड बेंजोपायरीन है। इन सारी चीज़ें, ये सारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं इसको आप याद रख लें। ये 12 पॉल्यूटेंट्स आप गिन लें कि 12 पॉल्यूटेंट्स हैं ये, जो कि
नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाली जाती है, और ये आपका पर डे, अगर आप मतलब कि दिल्ली में के रहने वाले हैं और मेट्रो पर आप जाते होंगे तो बहुत सारे जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये एज ए स्क्रीन लगा हुआ रहता है कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। और आप देख सकते हैं कि उसमें 6 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। देयर आर द 6 पैरामीटर्स, जिसमें से आपका जो वेरी करता है, बहुत सीवियर है ना, पुअर, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, इस तरह से ये 6 पैरामीटर्स बनाए गए हैं और उनका अलग अलग है कि जैसे कि 0 से अगर 50 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो बहुत ही अच्छा है। फिर अगर 50 से अगर 100 के बीच में है तो उसका एक मेजरमेंट है कि गुड है, उसके बाद फिर सेटिस्फैक्ट्री है, फिर पुअर है, फिर बहुत ज़्यादा पुअर है, फिर सीवियरली है। तो इस तरह से 6 पैरामीटर्स बनाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसमें इन्हें क्या किया, ये प्राइम मिनिस्टर ने ही 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया था। इसके 6 कैटेगरी मैंने अभी बताया आपको कि गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। इसमें क्या है कि 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें क्या था 12 पॉल्यूटेंट्स थे, और ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं वो यही है, यही सब है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड से स्टार्ट हो जाइए ये अमोनिया तक, ये सारे पोल्यूटेंट्स नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनकॉर्पोरेटेड है, इंक्लूडेड है। तो कभी कभी ये दोनों का कंपेरिजन भी पूछ सकता है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, ये हमने देखा एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, किस किस के वजह से ये वाटर पोल्यूट होता है। तो हो सकते हैं पैथोजेंस हो, ठीक है। पैथोजेंस कहने का मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अभी इनका सोर्स क्या है, सीवेज है। जो हमारे घर से जो सीवेज निकलता है या तो जो वेस्ट निकलता है, इसी से क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस जाकर वाटर में जाके मिलती हैं और वो वाटर को कंटामिनेट करती हैं। दूसरा है जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट है पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिक वेस्ट कहने का मतलब कि जो एनिमल एक्सक्रीटा है, जो सीवेज है, जो कि हमारे घर से जो फल सब्जियां जो सड़ कर ये जाती हैं, वो क्या है, वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट में आती हैं। नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब कि जैसे कि एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, तो ये वो एक सोर्स है क्या, किसका, ये वाटर पोल्यूटेंट्स का, क्योंकि वाटर के साथ, बॉडीज के साथ ये मिलेंगे तो वाटर को कॉन्टामिनेट करेंगे। नेक्स्ट है टॉक्सिक हैवी मेटल्स, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज से जो इन्फ्लुएंस निकल रही हैं और वो बिना सीवेज ट्रीटमेंट के ही वो वाटर बॉडीज में छोड़ दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वाटर कॉन्टामिनेशन हो रहा है। पेस्टिसाइड्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज, ये सब क्या है कि ये वाटर पोल्यूटेंट्स हैं जो ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रही हैं, ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर रही हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, तो माइनिंग हो रही है तो उससे कारण क्या होगा कि अगर ओवर माइनिंग होती है तो वो जाकर ग्राउंड लेवल से जो यूरेनियम है वहाँ पर वो जाके मिल जाता है बहुत ज़्यादा। जो जैसे कि स्ट्रोंडियम है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक जानते होंगे कि वाटर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरह से ये पोल्यूटेंट्स हैं जिसको कम करना हमें चाहिए, और इसकी यूज कम जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा रेगुलेटेड वे में करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। अभी ये वाटर पोल्यूशन के मेजरमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद रहना चाहिए। जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो यूट्रोफिकेशन वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने एल्गल ब्लूम पढ़ा था, है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें हमने डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात की थी। तो ये आप जाके उस लेक्चर को फिर से देखें तो आपको ये डिजॉल्व ऑक्सीजन पैरामीटर समझ में आ जाएगा। दूसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी। ये है क्या, तो देखिए जो मतलब कि वाटर बॉडीज में जाकर जो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस मिक्सअप होती हैं तो उनको कौन डिकम्पोज करता है, उन्हें डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बोला था कि जो डिकम्पोजर किंग जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको बायोडिग्रेड करने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, क्या है कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया, है ना, जितनी बैक्टीरिया के द्वारा रिक्वायरमेंट होगी इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर, उसी को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और उतना ज़्यादा वो डिकम्पोजिंग एक्टिविटी होगी, जिसके कारण क्या होगा कि उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो जो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा,
यानी कि मोटा मोटी भाषा में, यानी कि सीधा भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बीओडी इंक्रीज हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बीओडी इंक्रीजेस, ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन गोज डाउन। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसको जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह से किया जाता है, तो मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, इस तरह से इसको मेजरमेंट किया जाता है। इनकी जो एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो क्रिटिसिज्म है या लिमिटेशन उसको बोल लें, वो क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या चेक कर सकती हैं, ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वाटर में वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को चेक कर सकती हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किस पर एक्ट कर रही हैं, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर ही एक्ट कर रही हैं, केमिकल्स पर एक्ट नहीं कर रही हैं। इसलिए जो वाटर बॉडीज में कौन कौन से केमिकल पोल्यूटेंट्स कितने अमाउंट में अवेलेबल हैं उसको ये मेजर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसी को लिमिटेशन को दूर करने के लिए सेकेंड पैरामीटर निकाला गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द मेजर ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स अवेलेबल हैं, यानी कि इसमें आपके बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आ गया है ना। और ये क्या है, एक बेटर मेथड है पॉल्यूशन को मेजर करने का, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों एलिमेंट्स को ले रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये भी क्या है, द मेजर ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि वाटर में कौन कौन से सब्सटेंस कितने अमाउंट में रहना चाहिए, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि फ्लोराइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर में रहना। यानी कि अगर एक लेवल से कम है फ्लोराइड तो वो आपके लिए ख़राब है। क्या होगा कि अगर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है वाटर में, तो उससे क्या होगा कि आपके जो दांत हैं, यानी जो टूथ डिके की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो आपकी टूथ क्या है, मजबूत नहीं होंगी। जो इनेमल है ना, जो टूथ पे जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, वो करोड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है ना कि बहुत सारे जो फिल्टर्स जो अवेलेबल हैं, वाटर फिल्टर्स जो आप लगाते हैं घरों में, उससे क्या किया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे लिए नेसेसरी, जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं, उसे भी उस मिनरल को निकाल लिया जाता है। तो इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर बहुत सारे जो बॉडीज़ हैं, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, ये इस पर ध्यान रखती हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि आप इस तरह से फिल्टर्स को बनाएं कि ये सारी जो बेनिफिशियल जो मिनरल्स हैं वो उससे न निकल पाए। और इसलिए आप देखते हैं कि जब आप आरओ या कुछ अपने घर में लगाते हैं तो एक तरह से उसका हम लोग ये चेक करते हैं, जो कि डिजॉल्व्ड जो सॉल्ट है उसमें टीडीएस जो चेक करते हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट, वो हम लोग चेक करते हैं और एक लेवल पर हम लोग रखते हैं कि ताकि जितने भी मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हमें मिलता रहे। नहीं तो अगर सारे टीडीएस हम लोग निकाल दें तो वो पानी पीने का कोई औचित्य नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टैंडर्ड जो है इसका, ये बिटवीन 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन टू 2 ppm होना ही चाहिए। इससे अगर नीचे जाता है तो ये हमारे टूथ डिके का कारण बनता है। अगर 2 ppm से ज़्यादा हो गया, इंक्रीज भी अगर ज़्यादा हो गया तो भी हमारे लिए हार्म करेंगे और ये मॉटलिंग ऑफ टीथ के कारण बनेंगे। अगर ये 10 ppm से भी ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा हमारे बोन्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि अभी सर्वे में जो सर्वे किया गया था वो राजस्थान में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखने को मिला है। वहाँ के पानियों में फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे जयपुर वाले ही रीजन में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलेगा पानी में। दूसरा है लेड का जो अपर लिमिट है कि वाटर में कितना होना चाहिए, वो कि 50 ppb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ppb कहने का मतलब क्या हो, पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि समझिए कि बहुत ही कम अमाउंट में वो होना चाहिए लेड। उससे अगर ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए खतरा है। कैसे खतरा है, तो ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो लेड जो कंटेंट है उसे कम करना चाहिए हमें। थर्ड है सल्फेट जो है वो, जैसे कि अगर 500 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन से अगर ये ज़्यादा हो गया इसका कंटेंट, तो कि बहुत ज़्यादा हमें जो हमारे हेल्थ पर
ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और अगर ये मॉडरेट लेवल में है तो ये बिल्कुल हार्मलेस है। सल्फेट नाइट्रेट्स हैं, इनका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 ppm है, ठीक है। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन आपको समझ में नहीं आता है तो हमारा जो लेक्चर जो है साइंस एंड टेक पर बायोलॉजी जो जितने भी जो डिजीज हैं उस पर जो लेक्चर आएगा आप उसमें इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो वाटर पोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पोल्यूशन हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहने का मतलब है कि जो रेडिएशंस जो कि बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं, जो कि हमारे यहाँ जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उसके कारण होता क्या है कि आप ये देखिए कि जो वो कोई भी मटेरियल है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें आप जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट है तो उसमें क्या होगा, एटम्स बहुत सारे होंगे। उस एटम्स में क्या क्या हैं जो कि अभी तक खोज हुई है, उसमें क्या क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं कि उसके चारों ओर रिवॉल्व करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं उसके चारों ओर। अब ये चारों ओर जो रिवोल्यूशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आप देखिएगा तो आपको इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं कि आयोनाइज हो जाते हैं और वो टूटते हैं, तो उनके जो एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। अब ये रेडिएशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इमिशन ऑफ द फोटोन यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन से बीटा पार्टिकल्स रिलीज होता है, गामा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लिया। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसी के डिसइंटीग्रेशन से ये सारी ये रिलीज होती हैं रेडिएशंस। और ये क्या है कि जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उससे ज़्यादा ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल के कारण क्या होता है कि वो उनसे ये चीज़ रिलीज होती हैं, ये फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, गामा, ये सब रिलीज होती हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन हो और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ये आपके जो सेल्स, जो टिश्यूज़ हैं उनको भी इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं और पेनिट्रेट करके उनमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और जिसके कारण आपके ट्यूमर्स है ना, कैंसर, इस तरह की बीमारियां होती है, ठीक है, म्यूटेट कर जाती हैं जो टिश्यूज़ हैं इनके इफेक्ट में आकर। तो आप ये देख लीजिए कि हाईली पेनिट्रेटिव होती हैं। नन जो आयोनाइजिंग एजेंट जो है वो क्या है कि इनके इफेक्ट से वो उन्हीं मतलब कि मटेरियल, उन्हीं सब्सटेंस को, उन्हीं कंपोनेंट्स को इफेक्ट करते हैं जो कि इनको एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी को ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें क्या होता है कि लो पेनिट्रेटेबिलिटी होती है, यानी कि बहुत ही इनकी जो पेनिट्रेशन करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि बहुत ही ये लो एनर्जी की होती हैं। अब आप ये देखें कि जो वेव्स है, जैसे रेडियो वेव्स है ना, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, ये जो रेड जो कि स्पेक्ट्रम आप बोलते हैं, लाइट के स्पेक्ट्रम, इनमें ये अवेलेबल होती हैं। इनमें अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग कैपेसिटी है। जो पहला है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन से आ जाते हैं, जिनके वेवलेंथ ज़्यादा है या फ्रीक्वेंसी कम है, जिनमें एनर्जी कम है, वो क्या होंगे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होंगी। तो ये देखिए जो रेडियो वेव्स हैं वो नॉन आयोनाइजिंग में है, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजुअल लाइट्स है, यूवी तक, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक, ये क्या किस में आती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक हीट कॉज करती हैं। ये ज़्यादातर पेनिट्रेट नहीं करती हैं, इसलिए हमारे जो हेल्थ पर है इनका ज़्यादा कोई असर नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आप इनके एक्सपोजर में हैं तो ज़रूर आपको हेल्थ जो हार्मफुलनेस है वो आपके हेल्थ जो इम्पैक्ट है वो आपके हेल्थ पर पड़ेगा। जो आयोनाइजिंग है ना, इसमें ट्रिमेंडस एनर्जी होता है, जैसे कि एक्सरे हो गया और गामा रे हो गया। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गई थी जूही चावला, और वो जूही चावला ने पिटीशन डाला था कि जो 5G जो टावर्स लगने वाले हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा ही रेडिएशन होगा, और रेडिएशन के कारण क्या होगा, वो हमारे हेल्थ पर एक
हेल्थ इफेक्ट करेगा, हमारे हेल्थ एडवर्सली इम्पैक्ट होगा हमारे हेल्थ पर। लेकिन इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया, साथ में उन पर जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी उनके तरफ से, उनकी ओर से, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था कि जो जो लिंक है, जो क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी कोर्ट जो फंक्शन हो रही है थी वो किस पे हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी। तो ये उन्होंने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग की जो लिंक थी वो शेयर कर दिया उन्होंने। अब उस पर लाइव बहुत सारे लोग जुड़ गए, सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर कर दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा लाइव लोग जुड़ गए। अब जुड़ गए, उसमें कोई गाना गा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया, और कोर्ट ने उन पर मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा लगभग 20 लाख या 30 लाख की उन पर जुर्माना भी लगाया, शायद दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब क्या है कि कोर्ट ने ये बोला कि अभी कोई ऐसा रिसर्च नहीं आया है कि 5G आ जाने से बहुत ज़्यादा कोई हमें रेडिएशन से हम घिर जाएंगे और हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई ऐसा रिसर्च नहीं आया है कि 5G टावर्स से हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। क्योंकि एक तो है कि 5G टावर जो है वो हमारे जो हैबिटेट है, जो कि हमारा जो घर है, जो सोसाइटी है, इनके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये एक आशंका जताई जा रही है कि 5G टावर से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलेगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइंस अगर यहाँ पे पढ़ें तो देखें कि मेनली क्या होता है कि जो उनसे कौन सी वेव निकल रही है, वो रेडियो वेव निकल रही है। लेकिन रेडियो वेव, अभी हमने आपको पढ़ाया कि रेडियो वेव जो है वो उनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो वो सेल को पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो इससे क्या है कि हम देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट जो होगा तो कम ही होगा, कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी हमें रिसर्च, इस पर जो रिसर्च आएंगे उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। और इसलिए ये टॉपिक क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये सीरीज पूछ सकता है कि किस तरह से ये सीरीज चल रही है, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, माइक्रोवेव्स की उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, इंफ्रारेड की उनसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है, कि जो गामा रेज सबसे इजीली पेनेट्रेट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नेक्स्ट है कि ये तो हो गए कि मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनसे ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। नेक्स्ट है कि जो मैनमेड सोर्सेस है, किसका मैनमेड सोर्सेस, तो जो रेडिएशंस का है ना, तो इनके मैनमेड सोर्सेस कौन कौन से, जैसे एक्सरेज आप करवाने जाते हैं, है ना, CT स्कैन करवाने जाते हैं, PET स्कैन है, फ्लोरोस्कोपी है, तो इन सब सारी चीज़ों से भी रेडिएशंस निकलती हैं। अभी क्या है कि ये भी न्यूज़ में था, और मुझे लगता है कि इससे इर्द गिर्द 2020 प्रीलिम्स में शायद क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में था, और न्यूज़ में रहने के साथ ही तुरंत ही आउट हो गया न्यूज़। इस पर कोई ज़्यादा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई और हमने भी काफ़ी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने भी इस न्यूज़ को। हुआ क्या था कि ये कोरोना का समय जो सेकेंड वेव था, उसमें जो एम्स के जो डॉक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे लोग RT-PCR करवा रहे थे, तो RT-PCR में भी चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, तो बोला गया कि आप CT स्कैन करवाएं, क्योंकि RT-PCR जब तक करवाइएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो CT स्कैन करवाने लगे लोग। अब लेकिन डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर आप CT स्कैन पे एक्सपोज होते हो तो वो 100 ऑफ एक्सरेज के सामने एक्सपोज होने के बराबर होता है, और इससे क्या होगा कि आपके लॉन्ग टर्म में कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए प्लीज़ आप CT स्कैन ना करवाएं। और ये हमारी एक गुजारिश भी है आपसे कि बहुत ही रेयर केस में ही आप CT स्कैन के लिए जाएं, और अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही CT स्कैन करवाएं। CT स्कैन आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सरेज ये यूज करता है। 100 ऑफ एक्सरेज आपके बॉडीज पर एक साथ छोड़े जाते हैं, 100 ऑफ एंगल से आपके बॉडी की पिक्चर ली जाती है CT स्कैन में, तो इसे अवॉइड करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये पिक्चर ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी एट ए डिफरेंट एंगल टू क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि ब्लड वेसल, इन सब के लिए है ना 100 ऑफ एंगल से ये पिक्चर लिए जाते हैं एक्सरेज का इस्तेमाल कर। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन विच कैन प्रेजेंट रिस्क, यूजेज एक्सरेज एट डिफरेंट एंगल, ये सब हमने आपको बता ही दिया। कैन डेवलप कैंसर इन द लेटर लाइफ, स्किन रेडनिंग हो सकती है, हेयर लॉसेस हो सकते हैं, है ना, म्यूटेटेड जीन हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, आपको शॉर्ट लाइफ स्पैन हो सकता है अगर आप CT स्कैन बार बार करवा रहे हैं तो इसे CT स्कैन बार बार करवाने से आप प्लीज़ बचें।
टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं, अभी हमने जिक्र किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो उनकी जो पेनिट्रेशन जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो कम है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जैसे कि ये कैन बी ब्लॉक्ड बाय द पीस ऑफ पेपर और ह्यूमन स्किन, ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक पीस ऑफ पेपर के द्वारा भी इसे ब्लॉक किया जा सकता है। बीटा पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्किन, स्किन में ये पेनिट्रेट कर सकती हैं। कैन बी ब्लॉक्ड बाय सम पीसेस ऑफ ग्लास एंड मेटल, उसके द्वारा इसे ब्लॉक किया जा सकता है। गामा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है और ये क्या कर सकती हैं, कैन पेनिट्रेट इजीली टू द ह्यूमन स्किन, डैमेज सेल्स, कैन बी ब्लॉक्ड बाय द थिक कंक्रीट वॉल। अब ये देखिए कि ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करके ये हमारे सेल्स और जो टिश्यूज हैं उनसे जाकर मिलती हैं और वहाँ पर म्यूटेशन करती हैं। म्यूटेशन करने से क्या होता है कि जो सेल्स में एक न्यू तरह का ही सेल्स डेवलप हो जाता है, अनवांटेड सेल या अनवांटेड टिश्यूज, है ना, जो कि आगे चल के एक अनवांटेड ऑर्गन बन जाता है। अब ये अनवांटेड जो ऑर्गन है यही कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर इज नथिंग बट बम्बार्डमेंट ऑफ टिश्यूज और सेल्स ऑन ए पार्टिकुलर पार्ट, उसी पर एक बम्बार्डमेंट सा हो जाता है ना, बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यूज वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं, बन जाते हैं, जिसके कारण एक कैंसर का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ई वेस्ट।